Hello everyone, this is Reena Pandey and welcome to Prodigy IAS. Today I'm again here with Daily MCQ Express containing 5 new significant MCQ questions for your prelims preparation. So let's begin for the day. Question number 1. Consider the following statements regarding exercise Varuna. It is a bilateral naval exercise between India and Russia. The exercise is either conducted in the Atlantic Ocean or Black Sea. Third, the exercise aims to promote security, stability and peace in the maritime zones. Now, depending on these 3 statements, we have to see which statements are correct. So, first of all, we should know what is exercise Varuna. Exercise Varuna is a bilateral naval exercise between India and France. अगर इसे बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो ये it's a training event where both the countries have their navies practice together at sea. क्या करते हैं ये दोनों कंट्रीज अपनी अपनी जो नेवीज हैं उनको एक साथ प्रैक्टिस करवाती है एट द सी, ठीक है, जहाँ पर वो लोग क्या करते हैं ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं और नेविगेशन कम्युनिकेशन पे ड्रिल्स परफॉर्म करते हैं और कुछ कोऑर्डिनेटेड मैनूवर्स करते हैं टू हेल्प देम प्रिपेयर बोथ कंट्रीज फॉर रियल वर्ल्ड मैरीटाइम प्रॉब्लम्स जो उनके रीजन में, जिसे इंडियन ओशन रीजन कहते हैं, उनके रीजन में मैरीटाइम कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उनको फेस करने के लिए ये एक ट्रेनिंग इवेंट करते हैं जिसमें दोनों कंट्रीज की नेवीज जो है एक साथ प्रैक्टिस करती है, राइट. सो एक्सरसाइज वरुणा इज प्राइमरली कंडक्टेड इन इंडियन ओशन रीजन IOR और समटाइम्स इन द मेडिटेरियन सी, राइट, दैट रिफ्लेक्ट्स द मैरीटाइम इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस. उन दोनों का एक मैरीटाइम इंटरेस्ट कलेक्टिवली रिफ्लेक्ट करती है, राइट. तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. अब इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज वरुणा इज टू एनहांस मैरीटाइम कोऑपरेशन. इन दोनों कंट्रीज के बीच जो मैरीटाइम एक्टिविटीज है वो बहुत ही कोऑपरेटेड वे में ये लोग कर सकें, राइट, इंश्योरिंग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड पीस इन दीज एरियाज, इन दीज जोन्स, स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक रीजन. So according to this information, statement 3 is correct. So the answer to this question is D. Only third statement is correct, right? So now moving towards the second question. Consider the following statements. India is the largest user of groundwater in the world. Second statement है around 70% of groundwater is used for agriculture in India. Third statement क्या है? इंडिया का जो ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रेट है वो इंक्रीज हो रहा है पिछले कुछ सालों में. और फोर्थ इंफॉर्मेशन इन्होंने क्या दी है कि ग्राउंड वाटर इन राजस्थान, कर्नाटक एंड तमिलनाडु शोज हाईएस्ट लेवल ऑफ नाइट्रेट कंटैमिनेशन. अब देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है. सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि इंडिया की क्या पोजीशन है. अगर हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर ग्लोबली. यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के बाद अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तब भी इंडिया इनसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर है ग्राउंड वाटर का और इसकी एनुअल यूसेज जो एक्सीड करती है 240 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, राइट. तो अराउंड 70% ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंडिया में ग्लोबली और वो सारा पानी ऑलमोस्ट प्राइमरली इरिगेशन के लिए यूज होता है, ठीक है. अच्छा, ये जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है इसमें नाइट्रेट कंटेमिनेशन भी होता है जो कि कुछ स्टेट में ज़्यादा है, जैसे राजस्थान में 49% है, कर्नाटका में 48 है और तमिलनाडु में जो है 37% रिपोर्ट की गई है. तो स्टेटमेंट 1, 2 and 4 आर करेक्ट. अच्छा, 2009 से इंडिया का जो ओवरऑल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन रेट है वो बढ़ा नहीं, इट हैज़ बीन रिलेटिवली स्टेबल. किस परसेंटेज पर? 60.4% पर, राइट. तो ये बढ़ा नहीं है बिल्कुल, ये ऑलमोस्ट स्टेबल है. जबकि कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के लाइक पंजाब एंड राजस्थान जहाँ पर ये थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ है बट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एक्सट्रैक्शन रेट, राइट. तो स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी. सी मींस ओनली 3 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ दिस 4 आर करेक्ट, राइट. Now, let's move to the third question. Consider the following statement regarding the Pangong Sao Lake. It is known for changing the water levels during different times of the day. During winter, this Pangong freezes completely despite a saline water body. Or third statement है Karakoram mountain range ends at the north bank of Pangong Sao Lake. Right? Now let's see what this lake is all about. The Pangong Sao Lake is known for its changing colors, not changing water levels throughout the day due to varying sunlight and weather conditions. पूरे दिन के दौरान जैसे जैसे सनलाइट वेरी करती है या टेम्परेचर वेरी करता है तो ये लेक अपने कलर्स को चेंज करती है. इट शोज डिफरेंट डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर्स, राइट. Pangong is an endorphic landlocked saline lake. इसका मतलब क्या होता है कि इट डज नॉट ड्रेन इनटू एनी ओशन और सी. ये किसी भी सी और ओशन में ड्रेन नहीं होती है. इनफैक्ट इसका जो वाटर है वो लॉस होता है मेनली ड्यू टू इवेपोरेशन, राइट. अच्छा, अब इसकी लेंथ की बात करें तो 60% ऑफ द लेंथ ऑफ दिस लेक लाइज इन चाइना और 40% इट इज इन इंडिया. तो ये इसकी जोग्राफिकल स्पेसिफिकेशंस है. स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट. अच्छा, डिस्पाइट बीइंग अ सलाइन वाटर बॉडी जो पांगोंग साओ लेक है ये
frequently freezes during winters due to extreme cold temperatures. जबकि ऐसा होता नहीं है saline water body में, but it happens here, right? और जो काराकोरम माउंटेन रेंज है वो इसके नॉर्थ बैंक पे एंड होती है. At the north bank of Pangsong Tsao Lake, the Karakoram mountain range ends there. So statement 2 and 3 are correct. So the answer to this question is B. B means 2 and 3 statements are absolutely correct, right? So now let's move to the fourth question for the day. Consider the following: National Park, Tiger Reserve, Biosphere Reserve, Wildlife Sanctuary and Ramsar Site. How many above recognitions, जो जितनी भी above recognitions है वो सिमिलफॉल रिजर्व फॉरेस्ट ने रिसीव की है या नहीं की है? Now let's see what is about सिमिलीफॉल फॉरेस्ट रिजर्व. जो सिमिलीफॉल रिजर्व फॉरेस्ट है इसके पास बहुत सारी रिकॉग्निशंस हैं, लाइक इट्स अ नेशनल पार्क आल्सो, इट्स अ टाइगर रिजर्व, इट्स अ बायोस्फीयर रिजर्व एंड इट्स अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बट इट्स नॉट अ रामसर साइट. ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा, और बीइंग बिकॉज इट हैज बीन रिसीव्ड मेनी रिकॉग्निशंस लाइक नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू. इट इज ऑफ सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, एंड अ वाइटल पार्ट ऑफ इंडियाज कंजर्वेशन एफर्ट्स, राइट? तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. सो the answer to this question is C. C means only 4 statements are correct, right? So now let's move to the fifth question. With reference to the African wildcat, जिसे सर्वल भी कहते हैं, right? The most distinctive physical feature of this cat is its long tail. It has longest legs relative to body size among cats, and it is categorized as least concern on the IUCN Red List. अब देखते हैं अफ्रीकन वाइल्ड कैट के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. अच्छा, जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर होता है इस अफ्रीकन वाइल्ड कैट को, जिसको सर्वल भी कहते हैं, एज यू कैन सी फ्रॉम द पिक्चर, इज इट लार्ज ईयर्स. इसके बहुत लंबे ईयर्स होते हैं, एंड दीज लार्ज ईयर्स आर relatively large in their size if we compare it to the other cats of the family, ठीक है, and these are tall, oval shaped and positions on their small hands, right? ये tall होते हैं, इनका shape जो है oval होता है, as you can see from the picture, and they are positioned on their small hands. So statement 1 जो है वो incorrect है. Now second statement, the serval is also known for its exceptionally long legs. लेकिन इसके साथ साथ इनकी जो legs होती है वो long होती है, and because of these long legs they are able to peep over the tall grasses, and so that they can catch their prey, right? ये इनको हेल्प करता है in catching their prey. It is also classified at least concern IUCN Red List, means this African wildcat species जो है, it is not currently facing any significant threat to its population or habitat, right? तो इसका extinct होने के chances अभी नहीं है. It is thriving quite good in its habitat, and its population is also quite good, right? So statements 2 and 3 are absolutely correct. So the answer to this question is B. B means 2 and 3 statements are correct, right? So thank you so much for the day. We will again meet with MCQ Express, and that will be having again 5 new and significant MCQ questions, right? Thank you so much. Stay tuned for more updates at the rate of Prodigy IAS. Introducing the Prelims Target course and Prelims Test Series at Prodigy IAS. Designed for UPSC Prelims 2026, this comprehensive program offers in-depth classes on history, geography, science and tech, environment, polity and governance, and economy. Stay updated with current affairs and sharpen your skills with our Prelims Test Series consisting of 50 full-length tests covering all subjects along with CSAT. Join Prodigy IAS and stay ahead.